So this is the first thing which will be done while the DNA will be replicating, that it will be opening up. क्योंकि DNA एक डबल स्ट्रैंड का हेलिक्स है, वो ओपन होगा और ओपन होने के बाद उसके स्ट्रैंड्स फ्री होंगे और स्ट्रैंड्स जब फ्री होंगे तब उनके ऊपर नया DNA बनेगा। तो इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेरेंट DNA के स्ट्रैंड्स ओपन होते हैं एंड तब नया DNA बनता है उनके ऊपर। तो हर नए DNA में एक स्ट्रैंड पेरेंट का होता है, एक स्ट्रैंड नया बना हुआ होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड, क्योंकि हाफ पेरेंट की इंफॉर्मेशन कंजर्व रही, because half of the information of parent nucleotides is conserved. वो हाफ दोनों पेरेंट्स की हाफ होगी या फिर दोनों पेरेंट्स की मिला के हाफ होगी? हाफ दोनों पेरेंट्स की मिला के हाफ होगी, that is the different thing, that is about chromosomes. What you are saying is about chromosomes, but I am saying about the chromosome. Whenever a chromosome replicates itself, chromosome जब अपनी कॉपी बनाता है, सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है, क्रोमोसोम भी तो डीएनए से बना है। मैं एक डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, तुम डिप्लॉइड पेयर की बात कर रही हो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स नो डाउट हैं, ठीक है। हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर हमारे सोमैटिक सेल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस से, जिसमें क्रोमोसोम नंबर्स सेम रहते हैं, दे रिमेन सेम। तो अगर उस दौरान भी क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर रहा है, क्रोमोसोम जिस डीएनए का बन रहा है वो अपने को डबल कर रहा है, कहने का मतलब उस वो डीएनए जब ओपन हो रहा है तो उस सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के जो 2 स्ट्रैंड खुलकर आ रहे हैं उनको बोला जाता है पेरेंटल स्ट्रैंड्स। उन स्ट्रैंड्स को पेरेंटल स्ट्रैंड्स बोला गया, क्लियर। और उन पेरेंटल स्ट्रैंड्स पे 2 नए जो डीएनए बन रहे हैं, दैट आर द डॉटर स्ट्रैंड्स, उन्हें डॉटर स्ट्रैंड्स बोला गया, क्लियर। ओके मैम। हाँ, मैं उसकी बात कह रही हूँ। डीएनए की रेप्लिकेशन के वक्त जो एंजाइम्स यूज होती हैं, उनकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो वो एंजाइम्स बहुत सारे एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं दैट इज यूज्ड व्हाइल डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो उसका एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, इट इज गिवन ऑन वन साइड, आई हैव गॉट इट। ये एंजाइम कौन सी है और उसका फंक्शन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो नंबर 1 एंजाइम जो काम आ रही है दैट इज अ डीएनए हेलिकेस, उसे डीएनए हेलिकेस बोला जाता है। और उसका फंक्शन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, ऑल्सो नोन एज हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम, इसे हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग एंजाइम भी कहा जाता है। उसका फंक्शन है हेलिक्स को खोलना, ये ओपन करती है हेलिक्स को और ओपन करके डीएनए को वो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाती है, यानी कि यहाँ पर डीएनए पूरा आपस में बंधा हुआ है, ट्विस्टेड वायर की तरह, केबल की तरह है। पर अगर डीएनए हेलिकेज इसको खोल रही है, इट इज ओपनिंग इट, तो यहाँ पर बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके थ्रू खोलती है, इट ओपन्स, बिकॉज इसके अंदर जो डीएनए के अंदर जो बीच में होते हैं बेस पेयर्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए बेस पेयर्स हैं, और ये बंद रहता है। पेरेंटल स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से नाइट्रोजन बेसिस के बेस पेयर्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को फॉलो करते हुए क्लोज्ड रहता है, इट्स नॉट ओपन। बट हेलिकेस का काम क्या है, ये एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बीच से ब्रेक करती जाती है और डीएनए के इस हेलिक्स को डिस्टर्ब करती जाती है। ये यहाँ से जहाँ पर भी ये आएगी एंजाइम, ये जो बॉन्ड्स हैं उनको आपस में ब्रेक कर देगी।
अगर मान लो यहाँ पर ये हेलिकेज एंजाइम आगे चलने लग गई तो इट विल ओपन दिस कंप्लीट हेलिक्स, ये इस कंप्लीट हेलिक्स को ओपन कर देगी एंड हेलिक्स डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके वाई शेप का स्ट्रक्चर बना देगी। इट विल मेक अ वाई शेप स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड्स के जो नाइट्रोजन बेस पेयर है एक स्ट्रैंड के अलग हो जाएंगे, दूसरे स्ट्रैंड के अलग हो जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट बेस पेयर्स सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज नोन एज डिस्टेबलाइजिंग एंजाइम। डीएनए हेलिक्स को डिस्टेबलाइज कर दिया और ये जो स्ट्रक्चर बना वाई शेप का, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ऑफ वाई शेप टाइप स्ट्रक्चर, ये ऐसे वाई शेप का जो स्ट्रक्चर बना दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क, उसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होती है क्योंकि इन्हीं बेस पेयर के सीक्वेंस को पढ़कर कि इस पे अगर ए है या यहाँ पर अगर जी है या यहाँ सी है, इन बेस पेयर्स को पढ़कर ही इनके सामने सामने बेस पेयर्स लगकर नए डीएनए बनते हैं। इसको पढ़कर इधर, इसको पढ़कर इधर, तो दो डीएनए ओरिजिनल डीएनए से बनते हैं। तो जब तक ओपन ही नहीं होगा जब तक तो सवाल ही नहीं होता कि रेप्लिकेशन करने का, तो रेप्लिकेशन फॉर्क बननी पड़ेगी और वो डीएनए हेलिकेज से बनती है। नाउ उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज का काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज का काम आता है कि उसने बिल्ड्स अ न्यू डुप्लेक्स, ये नए डबल हेलिक्स बनाती है बाय ज्वाइनिंग द न्यू न्यूक्लियोटाइड, ओरिजिनल वाले स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पढ़कर ये सामने उसके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड लगाकर नए डुप्लेक्स बनाती है, नए डीएनएस बनाती है इन 5' to 3' डायरेक्शन। ऑल्सो परफॉर्म प्रूफ रीडिंग एंड एरर करेक्शन, और इसका ये भी काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का कि ये प्रूफ रीडिंग भी करेंगी, मतलब करेक्ट करेक्शन, अगर कहीं पर गलत, प्रूफ रीडिंग मतलब होता है जैसे कि मैं ये टेबल पढ़ रही हूँ, ठीक है, आई एम रीडिंग दिस टेबल, अगर यहाँ पर कहीं पर किसी मिसप्रिंट होता है, एरर होता है, तो वो मुझे समझ में आ जाएगा बिकॉज आई कैन कन्फर्म कि व्हाट इज रिटन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट लाइन व्हाट वर्ड शुड बी हियर। प्रूफ रीडिंग में भी करेक्ट वर्ड या करेक्ट लेटर, जैसे कि ये रूल है कि एडेनिन के सामने थाइमिन ही लगना चाहिए, this is the rule that adenine will pair with always thymine with a double bond and guanine के सामने साइटोसिन ही लगना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये रूल फॉलो कर रहा है। तो कहीं पर अगर जल्दबाजी में गलती से जी के सामने टी लग गया है और ए के सामने सी लग गया है तो दिस विल बिकम एन एरर, एक एरर हो जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन में, और उसको सही करना भी किसका काम है, पॉलीमरेज का। वो नए वाले स्ट्रैंड का गलत वाला बेस निकाल देती है। इट रिमूव्स द न्यूली प्लेस्ड रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इन फ्रंट ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल में वो कुछ नहीं करती, ओरिजिनल में नहीं करती, बट जो नया में गलती से आ गया उसको हटाती है। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रूफ रीडिंग। तो इट इज द वर्क ऑफ पॉलीमरेज, वो नए डीएनए तो बनाएगी ही प्लस प्रूफ रीडिंग भी करेगी। क्लियर? Now DNA clamp, this is also given. What is DNA clamp? क्लैम्प कुछ भी ऐसी चीज होती है, आप जब केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल करते हो तो स्टैंड होता है टाइट्रेशन का, या फिर आप कुछ भी कोई एक आयरन का स्ट्रैंड होता है, आयरन के स्टैंड पे आप कुछ अपनी पिपेट्स या अपना जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट को उसको उसके ऊपर हैंग करते हो स्टैंड के ऊपर, तो क्लैंप यूज करते हो। क्लैंप कुछ पकड़ने वाली चीज होती है कि जो कुछ चीज को पकड़ के रखे वैसे के वैसे उस पोजीशन में। तो प्रोटीन होते हैं विच प्रिवेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड फ्रॉम डिसोसिएटिंग फ्रॉम द डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड। तो क्लैंप भी ऐसे कुछ प्रोटीन के हिस्से हैं जो डीएनए पॉलीमरेज को अटैच कर देते हैं डीएनए पेरेंट वाले स्ट्रैंड के साथ, ताकि वो उस पे से गिरे ना, उस पे से छूटकर अलग ना हटे, तो वो उसको वहां पर रखते हैं। डीएनए क्लैंप पे कैसे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पॉलीमरेज थर्ड को पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड के साथ हैंग करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं, ताकि वो प्रॉपरली डीएनए बना सके, उसके ऊपर ही रखते हैं।
मतलब डीएनए पेरेंट के स्ट्रैंड के ऊपर। नाउ कमिंग टू सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये ऐसे प्रोटीन्स हैं, एसएसबी इनका शॉर्ट फॉर्म है। इनके बाइंडिंग से सिंगल स्ट्रैंड का जो डीएनए होता है वो सिंगल ही रहता है, उसे डबल नहीं होने देते। जब तक ये डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है और इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है, तो जितने रीजन में रेप्लिकेशन फॉर्क बनी है उतने रीजन में यहाँ पे छोटे छोटे से गोल से प्रोटीन लगे रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। यहाँ पे दोनों तरफ इनका काम यही होता है कि सर्कुलर होते हैं नेचर में, बट ये क्या करते हैं कि दे विल नॉट अलाउ द सिंगल स्ट्रैंड्स टू ओपन टू अगेन रिबाउंड, दोबारा से नहीं जुड़ने देंगे इनको, दूर ही रखेंगे इनको। तो ये क्या होंगे, एसएसबी का प्रोटीन्स का काम है कि सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करके रखेंगे, विल नॉट अलाउइंग री अनीलिंग। अनीलिंग मतलब ज्वाइनिंग करना, री अनीलिंग करने से रोकते हैं डीएनए हेलिक्स को, अनवाइंड करके रखते हैं, मतलब खुला ही रहने देते ताकि वो अच्छे से कॉपी हो सके, सही से कॉपी हो सके, दस मेंटेनिंग द स्ट्रैंड सेपरेशन, और जिससे कि स्ट्रैंड सेपरेटेड रहे, स्ट्रैंड आपस में बाइंड ना हो। क्लियर? तब टोपोआइसोमेरेज क्या करती है? टोपोआइसोमेरेज अब इतना सारा जो डीएनए है जो ऑलरेडी हेलिक्स है, अब वो खुला है एंड इट इज ओपन नाउ, एंड वो और भी जब यहाँ तक का डीएनए बन जाएगा, मतलब इस वाले स्ट्रैंड पे भी डीएनए बन जाएगा और इस वाले पे भी बन जाएगा, इतने पोर्शन में बन गया, अब ये और ओपन होगा, मतलब हेलिकेज इसको यहाँ पे भी ब्रेक करेगी। तो जब ये ऐसे करके ओपन होगा, दिस विल ऑल्सो ओपन एंड दिस विल ऑल्सो ओपन, ये बबल यानी इंक्रीज होगा। तो इस पीछे वाले डीएनए में क्या होती जाएगी, टेंशन होती जाएंगी, मतलब यहाँ से तो खुल रहा है, पीछे और गांठ बनती जाएंगी, मतलब और ट्विस्ट आते रहेंगे, गांठ का मतलब ट्विस्ट आते रहेंगे पीछे के पोर्शन में। तो उन टेंशन्स को रिलीव करने के लिए पीछे भी और इस तरफ भी, क्योंकि यहाँ से बंद हो, यहाँ से जब डीएनए बन गया, जहां से ओपन था वहां से जब डीएनए बन गया, तो वो भी क्या होता रहेगा, वो भी एक तरह से प्रेशर देगा, टेंशन देगा। तो उससे क्या होगा कि टोपोआइसोमरेज नाम की एंजाइम उस टेंशन को रिलीव करती है। इट रिलैक्सेस द डीएनए फ्रॉम इट्स सुपर कॉइल्ड नेचर। सुपर कॉइल हो रहा होता है, नेचुरल है सुपर कॉइल होगा, क्योंकि ओपन कर रहे हैं डीएनए को, तो उसमें पीछे की तरफ बहुत ज्यादा कॉइल्स बनेंगे, ठीक है। तो कॉइल्स को, ट्विस्ट को रिलीव करने के लिए, सुपर कॉइल डीएनए को रिलैक्स करने के लिए कुछ एंजाइम्स होती हैं टोपोआइसोमरेज, वो क्या करती हैं, इन कॉइल्स में से छोटे छोटे से कट लगा देती हैं बीच बीच में से, और जैसे कट लगता है कॉइल्स का, एटीपी यूज करके थोड़ा सा ढीला हो जाता है, थोड़ा सा घूम जाता है, उसका ट्विस्ट बिगड़ जाता है, जो ट्विस्ट हो रहा था, जो उसमें गांठ सी लग रही थी, वो ट्विस्ट बिगड़ जाता है, और फिर बाद में वो दूसरी एंजाइम से उसे सील भी कर देते हैं, ठीक है। टोपोआइसोमेरेज भी, वो भी टोपोआइसोमेरेज होती हैं, कुछ इसमें से कट लगाती हैं, कुछ टोपोआइसोमेरेज सील का काम करती हैं, इसी तरह से टेंशन रिलीज करती जाती है, पीछे पीछे काट जोड़ चलता रहता है और रिलैक्स करती रहती है डीएनए को। डीएनए गाइरेज relieves the strain of unwinding by a DNA helicase activity. That's what I was saying. ठीक है, टोपोआइसोमेरेज सुपर कॉइल को रिलैक्स करती है, और गायरेज ऐसी एंजाइम है जो कि हेलिकेस भी करती है, हेलिकेस की तरह भी काम करती है, यानी ब्रेक करेगी, एंड स्पेसिफिक इज अ स्पेसिफिक टाइप, ये स्पेसिफिक तरह की टोपोआइसोमेरेज जो ब्रेक कट लगाकर टेंशन को रिलीव करती है। अब बात आती है डीएनए, तो डीएनए गायरेज एक तरह की टोपोआइसोमेरेज नेचर की ही है, ठीक है। डीएनए गायरेज रिलीव द स्ट्रेन ऑफ अनवाइंडिंग, अनवाइंड हो रहा है जो डीएनए ओपन जो हो रहा है उसकी स्ट्रेन को रिलीव कर रही है, प्रेशर को रिलीव कर रही है, ताकि वो स्पेशल तरह की, ये एक स्पेसिफिक तरीके की टोपोआइसोमेरेज है, देखो इट इज रिटन, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टोपोआइसोमेरेज जो कि ब्रेक लाती है, हेलिकेस की तरह भी काम करती है। नाउ डीएनए लाइगेज re-anneals the semi-conservative strands and joins Okazaki fragments, मतलब दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, दो डीएनए स्ट्रैंड्स में एक डीएनए स्ट्रैंड
जैसे कि ये वाला है, अगर मैं इस वाले को 3' इस वाले स्ट्रैंड को नाम दूं कि ये 3' 2 5' है, और दूसरे वाले को नाम दूं, क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर होता है डीएनए का, तो इसके सामने 3' ही होगा, तो उसके सामने वाला 5' होगा। अपोजिट स्ट्रैंड एक दूसरे के सामने होते हैं। अब बात क्या कह रहे हैं, डीएनए लाइगेज की बात चल रही है, डीएनए लाइगेज का फंक्शन चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन चल रही होती है और यहाँ पर बड़ा सा रेप्लिकेशन फॉर्क बना होता है, वाई शेप का रीजन हो रहा है और नया डीएनए बन रहा होता है, तो 5' से 3' से 5' अगर ऊपर से पढ़ा जाए तो ये स्ट्रैंड 3' से 5' है। इसके ऊपर जो नया डीएनए बनेगा, यहाँ पर नया डीएनए बनेगा, वो यहाँ से 5' एंड के सामने कौन सा एंड होगा, 3' एंड होगा। 3' टू 5' डायरेक्शन में बन रहा होगा। किस डायरेक्शन में बन रहा होगा, 3' टू 5'। और इस वाले पे यानी 3' यहाँ नहीं है, नीचे आ गया इसका 3' पोजीशन। इस पे जो नया स्ट्रैंड बन रहा होगा वो कैसे बन रहा होगा, वो 3' के सामने 5' लग रहा होगा स्ट्रैंड का, और वो 5' से 3' डायरेक्शन में बन रहा होगा। मतलब दो डीएनए, नए वाले डीएनए स्ट्रैंड बन रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल नेचर में ही बन रहे होंगे। तो इनमें से क्या होता है, जो 3' से 5' बन रहा होता है, ये वाला लेफ्ट तरफ वाला, वो ब्रेकिंग में बनता है, वो फ्रेगमेंट्स में बनता है, टूट टूट के बनता है, कंटिन्यूअस नहीं बनता। तो डीएनए लाइगेज का काम यही होता है, और उन थोड़ी थोड़ी फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। और इस स्ट्रैंड को जो टूट टूट के बनता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो लैगिंग स्ट्रैंड में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होती हैं, और उनको जोड़ने वाली एंजाइम जो होती है वो लाइगेज एंजाइम, दैट इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम, जो उन फ्रेगमेंट्स के बीच में ज्वाइनिंग करती है, सीलिंग करती है। नाउ कमिंग टू प्राइमेज, व्हाट इज द प्राइमेज एंजाइम, मतलब डीएनए को रेप्लिकेट करने से पहले एटलीस्ट उसको एक प्राइमर चाहिए। मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली न्यू डीएनए नहीं बना सकती डीएनए पॉलीमरेज, कि उसका काम ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है उसके पास और वो शुरू हो गई, वो बनाने लग गई, ऐसा नहीं बना सकती वो। उसको क्या चाहिए, आरएनए का एक स्ट्रेच चाहिए पहले। यहाँ पे छोटा सा पेयर्ड फॉर्म में ऑलरेडी जो नए स्ट्रैंड के साथ पेयरिंग में रहे आरएनए का स्ट्रेच चाहिए। जब उसको आरएनए का स्ट्रेच मिलेगा, जिस आरएनए के स्ट्रेच को प्राइमर कहा जाता है, तो वो प्राइमर वाले रीजन्स को ही इलोंगेट कर सकती है। इट कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू डीएनए नहीं सिंथेसाइज कर सकती। प्राइमर नाम के आरएनए के ऊपर, जो कि आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए नेचर का होता है, ठीक है, फाइनली उसे भी रिमूव करा जाता है, उसकी जगह डीएनए बनाया जाता है। बट शुरुआत में आरएनए प्राइमर लगता है, और डीएनए पॉलीमरेज नाम की एंजाइम आकर इस आरएनए पॉलीमरेज, अगर ये डीएनए पॉलीमरेज मैं बना रही हूँ इस एंजाइम को, क्योंकि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर होती हैं, तो अगर मैंने इसे रेड कलर के बॉल की तरह बनाया डीएनए पॉलीमरेज को, तो इस प्राइमर को वो क्या करेगी, इस प्राइमर के ऊपर बॉन्ड्स बनाने लगेगी, इस प्राइमर को आगे इलोंगेट करने लगेगी, इसको रीड कर करके, पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करके, पेरेंट स्ट्रैंड पे जो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और वो शुरुआत से, अगर हम चाहें कि शुरुआत से वही सिंथेसाइज करे, तो ऐसा नहीं कर सकते, उसको प्राइमर चाहिए होगा। इट रिक्वायर्ड प्राइमर, इट कैन नॉट सिंथेसाइज न्यू डीएनए। तो प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आरएनए, प्राइमेज का काम, प्राइमेज एक ऐसी एंजाइम होती है जो प्राइमर्स लगाती है, ये प्राइमर लगाने वाली एंजाइम्स होती हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट आरएनए का ढूंढती हैं। दे प्रोवाइड अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आरएनए और डीएनए फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू बिगिन सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ताकि नए डीएनए स्ट्रैंड्स बन सके। ठीक है, टीलोमरेज lengthens telomeric DNA by adding repetitive nucleotide sequences to the ends. यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में टीलोमर्स की लेंथ बढ़ाने वाली एंजाइम्स भी होती हैं। उनका काम यही होता है कि वो टीलोमर्स पे रिपीट्स लगाती जाए और उन रिपीट्स से टीलोमर्स की लेंथ बढ़ती जाए। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हैं, ये भी आपका टीलोमरिक डीएनए को बड़ा करने में, क्योंकि टीलोमर्स एक ऐसे रीजन्स हैं जो क्रोमोसोम को स्टेबल करते हैं, बट
वो हर रेप्लिकेशन के वक्त छोटे होते जाते हैं, उनकी ये नेचर होती है कि दे गेट शॉर्ट आफ्टर ईच सेल डिवीजन। तो सेल जब काफी सारे डिविजन्स ऑलरेडी कर चुका होता है, कोई पर्टिकुलर सेल अगर 50 डिविजन्स तक क्रॉस कर चुका होता है या 60 डिविजन्स तक क्रॉस कर चुका होता है कंसिक्यूटिवली, 60 बार डिवाइड हो चुका होता है, तो उसके टीलोमर्स बहुत छोटे हो चुके हैं। तो वो उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है उसकी लाइफ में कि सेल डेथ होगी, क्योंकि हमारे सेल्स डेथ भी होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, दे आल्सो डाई। तो उनका रीजन ये होता है कि उनका टीलोमर बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है, तो टीलोमेरेज पर ऐसी एंजाइम है जो उनको 50 डिविजन्स तक सरवाइव कराने के लिए हर डिवीजन के बाद उनके डीएनए में टीलोमेरिक डीएनए बढ़ा देती है, लेंथन कर देती है उनका टीलोमेरिक डीएनए, ये एंजाइम्स। पर इसकी भी एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही कर सकती है, पर्टिकुलर सेल डिविजन्स तक ही ये कर सकती है। उसके बाद कोई सीक्वेंसेस ही नहीं बचते कि वो कर सकते। तो उसके बाद ये चांस होता है कि अब सेल डाई होगा, क्योंकि उसका बहुत ही कम टीलोमर्स बचा है। ओके, इज इट क्लियर? ये सारी एंजाइम्स का फंक्शन क्लियर हो गया? Is it clear? All the enzyme functions? Yes, ma'am. Okay. अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी एंजाइम्स यूज होते हैं, आपको स्टेप भी पता चल गए होंगे इनसे थोड़े बहुत, के फिर भी एक बार हमें स्टेप और क्लियर होने चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स। डीएनए रेप्लिकेट होगा तो व्हाट आर द स्टेप्स, यू शुड बी क्लियर विद दैट। ठीक है, बुक में दे रखे हैं, बुक में आपको एनसीईआरटी में डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक के अंडर में you have given they have given the steps कि सबसे पहले एक ऐसी साइट ढूंढी जाती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, और उस साइट को ओरी साइट बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ओके, देन उस साइट पे जाकर कौन सी एंजाइम सबसे पहले काम करती है? हेलिकेज। हेलिकेज का काम होता है उस पे जाकर वो बॉन्ड्स को ब्रेक करे, बॉन्ड्स को ब्रेक करे, एंड देन इट स्टार्ट्स मेकिंग रेप्लिकेशन फॉर्क। बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो वाई शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क बोला जाता है। जहां रेप्लिकेशन फॉर्क बनी नहीं कि वहां पर फिर प्राइमेज आ जाती है, प्राइमर्स लगाने लगती है, और प्राइमर्स लगते ही फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ जाती है, वो उन प्राइमर्स को आगे बढ़ा देती है। अभी अभी हमने जो एंजाइम्स के नाम पढ़े वो सब इसमें काम आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। Okay, these are the steps. Can you see the process of DNA replication take place by number of substances, enzymes, proteins, substances, deoxyribonucleotides, ये raw materials हैं इसके। एक्चुअली में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? ये वो बेस पेयर्स वाले न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि काम आएंगे, जो एक स्ट्रैंड को रीड करके जहां हमें ए लगाना है, जी लगाना है, जहां हमें टी लगाना है, ठीक है, जहां हमें सी लगाना है, तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, जीटीपी के फॉर्म में, टीटीपी के फॉर्म में। ट्राइफॉस्फेट्स हैं ये सारे, मोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हैं, इन्हीं को बोला जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये रॉ मटेरियल्स हैं ये सारे बेस पेयर्स वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। एंजाइम्स कौन कौन सी अभी हमने देख ली, तमाम एंजाइम्स इसमें यूज होंगी। इसके अलावा भी कुछ प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारी चीजें इसमें यूज होंगी। इस तरह का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम आता है, या फिर डायग्राम अगर आपका टर्म 1 वैसे भी एमसीक्यू है तो आपको ये डायग्राम फिर भी क्लियर होना चाहिए कि टेम्पलेट स्ट्रैंड्स क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, लाइगेज का फंक्शन क्या है,
should be knowing the concept for solving the MCQ type also. अब देख रहे हो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, एलोंगेशन कर रही है लीडिंग स्ट्रैंड का, हेलिकेज अनबाइंड कर रही है, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन बाइंड करके रख रहे हैं, ओपन फॉर्म में रख रहे हैं डीएनए को, और टोपो आइसोमरेज उसका स्ट्रेस रिलीव करवाएगी। स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पर, कैन यू सी द स्लाइड्स? Slides are visible to you. Mechanism of replication starts at the specific point of DNA molecule called point of ORI. That was I was saying कि एक point पे ही DNA replication start होता है और उसको ORI कहते हैं. And at origin DNA strand unwinds by breaking hydrogen bonds. ORI position पे DNA strand खुलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर एक दूसरे से, एंड इसको एंजाइम की मदद से ही तोड़ा जाता है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम की मदद से। एट द पॉइंट सेपरेशन इट अपीयर्स लाइक अ फॉर्क वाई, और सेपरेशन होते वक्त ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ईच ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। पुराने स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है, मतलब उसको रीड करके ही न्यू स्ट्रैंड बनता है। एसएसबी प्रोटीन, ये सारे स्टेप्स हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं। क्लियर? जो हमने डिस्कस किया वही सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इज इट क्लियर? सो द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, दो तरीके का स्ट्रैंड बनता है, ये भी आपको बताना है कि 3' to 5' एंड वाले स्ट्रैंड पे, पेरेंट स्ट्रैंड पे लीडिंग स्ट्रैंड बनता है, एंड जो 5' to 3' एंड वाले पे बनता है वो डिसकंटिन्यूअस बनता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होती हैं उसमें, और लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कंटिन्यूअस सिंथेसिस करती है ओकाजाकी फ्रैगमेंट का 5' to 3' डायरेक्शन में। एट द एंड आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर्स भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं डीएनए के ही उनसे, न्यूक्लियोटाइड से। मतलब एट द लास्ट जब डीएनए बन चुका होता है तो आरएनए प्राइमर्स के जो छोटे छोटे से स्ट्रेचेस थे उन स्ट्रेचेस को हटा दिया जाता है और उसके जगह भी डीएनए के स्ट्रेचेस भर दिए जाते हैं, फिल कर दिए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 इसे करती है, मतलब आरएनए इसको हटाना और उनकी जगह डीएनए भर देना उन प्राइमर की जगह 1 का काम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम है, जबकि पूरे स्ट्रैंड्स बनाना थर्ड वाली डीएनए पॉलीमरेज का काम है। दोनों में अंतर है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ही बना सकती है, बट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन पॉलीमरेज है, वो लंबे लंबे डीएनए बनाती है। तो मेन जो डीएनए सिंथेसिस करती है वो थर्ड करती है, रोमन नंबर थर्ड। ये डीएनए पॉलीमरेज का नाम है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम का नाम है। जो एंजाइम ज्यादा अमाउंट में डीएनए बनाती है, जो एंजाइम कम अमाउंट में वो 1 है, वो सिर्फ प्राइमर्स को अलग करके छोटे छोटे डीएनए स्ट्रेचेस लगाती है, या फिर अगर कहीं एरर हो रहा होता है, ये भी हमने देखा था, एरर हो रहा होता है तो उस एरर को भी रिप्लेस करती है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Are you there with Yes, ma'am. Okay. Now DNA polymerase second once again checks and repairs the error. अच्छा, सेकंड वाले के लिए भी, फर्स्ट वाले के लिए तो प्राइमर्स हटाकर उनका स्ट्रेचेस लगाना, सेकंड वाले के लिए डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है रिपेयर द एरर्स। नीचे छुपा छुपा सा दिख रहा है बट इट इज स्टिल शोन कि रिपेयर द एरर्स। नए स्ट्रैंड में बनते वक्त अगर कुछ एरर हो गए उनको रिपेयर करने का काम पॉलीमरेज सेकंड का है।
Now RNA from mRNA and to protein is called central dogma. ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनना दैट इज रेप्लिकेशन, वो हमने पहले पढ़ लिया कि डीएनए से डीएनए वापस हमें मिल जाए तो ये प्रोसेस क्या है, कॉपी बनाना, डीएनए की कॉपी बनाना। डीएनए की कॉपी बनाना मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, सिंपल। बट अगर डीएनए की कॉपी आरएनए के फॉर्म में बन रही है, मतलब डीएनए के एक स्ट्रैंड को रीड करके उससे डीएनए नहीं बन रहा, आरएनए बन रहा है, तो उसको रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। We'll call that transcription. We have got one transcript out of DNA. DNA से हमें mRNA का ट्रांसक्रिप्ट मिला। ट्रांसक्रिप्शन, दोनों प्रोसेसेस का नाम अलग लिखना जरूरी है, क्योंकि डीएनए के से डीएनए मिलते हैं और दोनों स्ट्रैंड से कॉपी करवाया जाता है तो रेप्लिकेशन कहलाता है। वी गेट अ रिजल्ट में हमें डीएनए ही मिलता है और दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। बट अगर एक स्ट्रैंड को रीड करके सिर्फ एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड वाला एमआरएनए मिलता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें हमें जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज एमआरएनए, वी आर गेटिंग एमआरएनए। क्लियर? एमआरएनए पे ही वर्क फिनिश नहीं हो रहा। एमआरएनए को रीड कर करके मैंने बताया था कि एमआरएनए में 3-3 कोड्स को रीड कर करके, 3-3 नाइट्रोजन बेसिस को रीड कर करके, जिन्हें कोडोन बोलते हैं, एक पर्टिकुलर क्या बनाए जाते हैं, एक एक अमाइनो एसिड्स जोड़े जाते हैं आपस में, एक अमाइनो एसिड प्लस सेकंड अमाइनो एसिड प्लस, हर कोड एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, थर्ड अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड की जो चेन होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन। mRNA is changed into a protein। ट्रांसलेशन के बाद किस में बदल जाता है, प्रोटीन में बदल जाता है। सही से लिख नहीं पा रही मैं। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्पेसिफाइड बाय एन mRNA। mRNA से स्पेसिफाई हुआ पॉलीपेप्टाइड बनाना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, उसमें कौन सी एंजाइम लगती है, बिकॉज ये सारे एंजाइम रिक्वायरिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन में अपनी खुद की एंजाइम्स लगेंगी, जैसे कि रेप्लिकेशन में लग रही थी, ये नाम अलग होंगे। यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं, यानी हेलिकेज तो इसमें भी लगेगी कि डीएनए तो ओपन होगा ही, डीएनए को ओपन करने वाली एंजाइम हेलिकेज ही होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ती है ये एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स ओपन होता है। मैं नहीं कर रही हूँ, रितु मैम करेंगी, रितु मैम करेंगी। डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो कि बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स,
ये हमें चाहिए होंगे। राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट एक्टिवेट्स इनटू राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स by phosphorylase enzyme and phosphoric acid, hence ATP, GTP, UTP, CTP forms. तो राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट जो है उन्हें एक्टिवेट होके ट्राइफॉस्फेट में बदलना। एक्टिवेट का मतलब मोनोफॉस्फेट है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में। मतलब इसमें क्या क्या है, इसके अंदर राइबोज शुगर होगी, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ। बट इसमें जो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे CH2 के बाद वो एक ही होगा, CH2O, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एक ही होगा। तो एक की जगह यहाँ दो और जोड़ना, इसी को बोला एक्टिवेशन करना, कि इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ नाइट्रोजन बेस होगा, इस शुगर में, इस न्यूक्लियोसाइड में 3 फॉस्फेट लगा दो तो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसी को ही एक्टिवेशन बोलते हैं। ATP बन जाएगा, GTP बन जाएगा, पर हमें TTP नहीं चाहिए, थायमिन की जगह यहाँ यूरैसिल लगेगा, क्योंकि RNA बनाना है हमें। तो जहां जहां स्ट्रैंड में A होगा, उस स्ट्रैंड जहां जहां A लगाना होगा, सॉरी जहां जहां T लगाना होगा। अब यहाँ पे देखो, नीचे वाले स्ट्रैंड से रीड होके, नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नीचे वाले स्ट्रैंड को रीड करके RNA बना रहे हैं, रेड वाला RNA बना रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम रीड कर रहे हैं, जहां पर भी A है तो A के सामने T आता है, बट RNA बना रहे हैं क्योंकि, तो RNA में तो T होता नहीं है, T की जगह क्या होता है, U होता है। तो इसीलिए A के सामने हमेशा इसमें U लगेगा, इसमें U लगा है, इसमें U लगा है। फर्स्ट में T था तो T के सामने A तो लगेगा ही। ये 4 यूज होते हैं, ATP यूज होगा, GTP यूज होगा RNA बनाने में, UTP यूज होगा, हर थायमिन की जगह यूरैसिल यूज होगा, क्योंकि RNA में यूरैसिल होते हैं, थायमिन नहीं होते, नेचर है उसका, ठीक है। यही डिफरेंस है RNA DNA। In RNA the uridine triphosphate is in place of thymine। तो ये आप चेक करो, is it clear, is the coding clear to you? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पूछ रही हूँ मैं। आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग? Yes, ma'am. ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग इज देयर। G और C तो सेम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि G और C में कोई डिफरेंस नहीं है, बट A के सामने हमेशा क्या आएगा, A के सामने U आएगा RNA में। इन RNA देयर विल बी U in front of A, and you will get a RNA strand from one template strand. It is not produced from both the template strand. It is only produced only from one template. एक को टेम्पलेट बोलते हैं, दूसरे को नॉन टेम्पलेट बोलते हैं। ये जो लाइट ब्लू कलर की, सी ग्रीन कलर बोल दो या लाइट ब्लू बोलो, उस कलर की एक RNA पॉलीमरेज दिखा रखी है एंजाइम पीछे, वो क्या कर रही है, वो इन ATP, GTP, UTP इन सबको क्या कर रही है, जोड़ती जा रही है, नीले टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड कर करके, और RNA बना के ये बाहर निकलता जा रहा है RNA, ठीक है। RNA इसको रीड करते जा रहे हैं, ब्लू टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और RNA बनाते जा रहे हैं, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ये खुलता जाएगा ये DNA, और ये आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ से बन बन के निकलता भी जाएगा। जब ये आगे आएगा तो ये यहाँ पे इतना लंबा हो गया, तो यहाँ से और लंबा रिलीज हो जाएगा, जहां तक पहुंचेगा वो रिलीज होता रहता है, और DNA अपने आप में कॉइल होता रहता है। जितने का RNA बन गया वो निकल जाता है बाहर, और DNA वापस सुपर कॉइल हो जाता है, और ये आगे बढ़ते बढ़ते पूरी जीन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शन से RNA बना देती है, उसका RNA बन जाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी दे रखी है डायग्राम में, इट इज 5